हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरु जी। ये है हमारा बीकॉम का चैनल। इसके अंदर हम बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो कर रहे हैं और उसमें आज का हमारा लेक्चर नंबर 5th है, यानी कि 4 लेक्चर हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आपके सिलेबस के अंदर जो यूनिट फर्स्ट होती है ना, बीकॉम में यूनिट्स वाइज सिलेबस देती है यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो हम कर रहे हैं। उसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था। ओके, आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर एक लेक्चर के अंदर हमने ये भी कर लिया है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट किए थे। ठीक है, ये हमने लेक्चर नंबर 4 के अंदर किया था। और ये जो तीनों चीज़ें हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये हमने लेक्चर नंबर 3rd के अंदर किया था। आज लेक्चर नंबर 5th है और लेक्चर नंबर 5th के अंदर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल करने वाले हैं, जिसको मैंने बोला था पैटर्न और लिटिलटन ने इसको जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको क्या माना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में आज फुल डिटेल के अंदर समझने वाले हैं और वहाँ पर आपका आ जाता है IFRS और वो आपके सिलेबस के अंदर है, पता है आपको? जी हाँ, लगभग सारी यूनिवर्सिटी के यूनिट नंबर 1st के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर वित्तीय लेखांकन के अंदर IFRS है। IFRS का इंट्रोडक्शन है और ये एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा IFRS के बारे में इस बार। ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट चेंजेस हैं ना, लेटेस्ट चीज़ हैं, तो एग्जाम में कोई ज़्यादा बार आई नहीं है ना, तो ये एग्जाम में आएगी। ठीक है, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर इसके लिए मुझे चाहिए ये है, यहाँ ये आगे देखो। तो देखिए, यहाँ से अपन स्टार्ट करें IFRS क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मामला कुछ ऐसा है कि कुछ चीज़ें होती हैं, चलो ये छोटा ही ठीक है। ओके, अरे भाई हाँ जी, कुछ चीज़ें होती हैं उसको पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम धीरे धीरे IFRS के पास में जाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड होते हैं, अगर इंडिया में बात करें तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ASB मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जारी किए हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन बोल सकते हैं अपन, या कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसने ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने AS इशू की। AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए थे, है ना, जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये पुराने स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, ये टोटल कितने थे, 132 स्टैंडर्ड थे, है ना, 1 से लगाकर 32 तक थे। ओके ठीक, फिर क्या हुआ, अगर इंटरनेशनली बात करें या इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो वहाँ पर भी एक IASC यानी कि अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, C, ओके, E नहीं है, C है, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी बनी हुई है। उस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने IASB का मतलब होता है यहाँ पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, मैं फटाफट में लिख लेता हूँ, स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आप साथ साथ में नोट कर सकते हैं। तो IASC जो कि कमेटी है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है, उसने IASB यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया। और इस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए। इसमें एक तो इसने इशू किए IAS और एक इसने इशू किए हाल ही में IFRS। तो IAS मतलब IAS इसका मतलब होता है, ये सारी मैं इसकी इस लेक्चर के एंड में इन सब की फुल फॉर्म भी बता दूंगा। IAS मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, देखो अपन IAS का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये IAS वो इसने इशू किए थे। और IAS टोटल कितने हैं? 41 है, 41 IAS इशू किए इंटरनेशनल लेवल पर। फिर IFRS, ये हाल ही में इशू किए IFRS, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ये IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये अभी इशू किए हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं? ये है 1 से 16। अब इंडिया के अंदर क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रीज उसको फॉलो करती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड इशू किए गए हैं, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने इशू किए हैं? IASB, है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इशू किए हैं। 2 तरह के किए हैं, IAS पहले कर चुका था, IFRS हाल ही में किए हैं। ये दोनों जो इसने स्टैंडर्ड इशू किए हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल इशू किए हैं, ये बहुत सारी कंट्रीज फॉलो करती है, मोर देन 150, यानी 150 से ज़्यादा कंट्रीज इनको फॉलो करती हैं। तो इंडिया को भी फॉलो करना जरूरी है। अच्छा, सब इसके हिसाब से ही क्यों चले? इसीलिए ताकि कंपैरिजन आसान हो सके। किसी भी कंपनी के अगर फाइनेंशियल, दुनिया की किसी भी कंपनी के अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के आप चेक करोगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और किसी भी फॉरेन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके जो अकाउंट्स है, फाइनल अकाउंट्स है, उसको आप अपनी जो डोमेस्टिक कंट्री है उसके फाइनल अकाउंट के साथ में कंपेरिजन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ने जो अकाउंटिंग करी है वो उसका बेस वही स्टैंडर्ड थी, एक ही स्टैंडर्ड थी, है ना। तो पारदर्शिता आ जाती है, कंपैरिजन आसान हो जाता है। और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं या फॉरेन कंपनीज़ हैं, वो अगर इंडिया के किसी कंपनी के स्टैंडर्ड चेक करेगी, तो अगर वो इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से बनाए गए हैं, यानी कि वो IAS या IFRS से हिसाब से तैयार किए गए हैं, तो उनको भी समझ में आ जाएंगे। लेकिन हम अपने खुद के अगर स्टैंडर्ड बना देंगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि कंपनी का क्या चल रहा है मामला, है ना। तो इसीलिए हर कोई इस IAS यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, हर किसी को इसको फॉलो करना चाहिए, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर कंपैरिजन आसान हो सके, समझे जा सके। किसी भी कंट्री के, किसी भी कंपनी के स्टेटमेंट को हर कोई समझ सकता है। ओके, तो पहले क्या हुआ था, इंडिया के अंदर जो ये IAS थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, इसी को बेस बनाकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए गए। ओके, अभी क्या आ गए? IFRS, ये न्यू है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और ये टोटल कितने हैं? ये 16 है। अब बहुत सारी कंट्री के सामने ऑप्शन था, या तो इसको एज इट इज अडॉप्ट कर ले, या तो इसको एज इट इज अडॉप्ट कर ले, भाई इंडिया में भी IFRS अप्लाई हो गए, बस हो गया खत्म। लेकिन कुछ कंट्रीज होती है जो इसको कन्वर्जेंस करती है, मतलब इसको एज इट इज अप्लाई नहीं करती है, उसके अंदर वो कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ चीज़ें प्लस करते हैं, कुछ चीज़ें हटाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, है ना। क्योंकि हर कंट्री का जो कल्चर है, वहाँ का रहन सहन है, वहाँ का ट्रेडिशन है, वहाँ की चीज़ें हैं, वहाँ हर चीज़ अलग होती है, तो वो अपने हिसाब से कुछ लोग इसमें चेंज भी करते हैं। इंडिया ने अडोप्ट नहीं किया, उसको एज इट इज़ अडोप्ट नहीं किया, बस वो IFRS लिए, उसके अंदर कुछ प्लस, कुछ माइनस, कुछ चेंजेस, कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह डाले, और उसके बाद उसको IFRS जो था उसको नाम दे दिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसको नाम क्या दे दिया? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि IND-AS, उसको नाम दे दिया IND-AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? IFRS ही है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ही है, बट उसके अंदर कुछ कार्व आउट्स कर दिए गए, कुछ कार्व्स इन कर दिए गए। आप बोलोगे सर कार्व आउट या कार्व इन क्या होता है? कार्व आउट्स का मतलब होता है चेंज इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गिवन इन IFRS में कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट था, हमने उसको चेंज कर दिया थोड़ा सा। कार्व इन्स का मतलब होता है कुछ एडिशनल डाल दिया हमने, जो IFRS में नहीं थे, उन चीज़ों को कुछ प्लस कर दिया, है ना। तो कुछ कार्व आउट किया, कुछ कार्विंग किया, कुछ चेंजेस करके हमने IFRS को IND-AS बना दिया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया हमारे हिसाब से। ओके, अब आप यहाँ देखेंगे ना, देखो जो IAS कितने हैं? 41 है टोटल, है ना। 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 11 मैंने लिखा नहीं है सीधा, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं टोटल। कहाँ तक है?
40 तक है, 41 तक है। तो IAS मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 है। उन्हीं को देख के इंडिया ने क्या बना दिए, इंडेस बना दिए। इंडेस कौन सा, 1। जो IAS 1 है वो हमारा इंडेस 1 है, जो IAS 2 है वो हमारा इंडेस 2 है, जो IAS 3 है वो हमारा इंडेस 3 है, जो IAS 4 है वो हमारा इंडेस 4 है, जो IAS 5 होगा वो हमारा इंडेस 5 होगा, जो IAS 10 होगा वो हमारा इंडेस 10 होगा। समझ में आया? जो IAS 30 होगा वो हमारा इंडेस 30 होगा, जो IAS 33 होगा वो हमारा इंडेस 33 होगा, जो IAS 40 होगा वो हमारा इंडेस 40 होगा, जो IAS 41 होगा वो हमारा इंडेस 41 होगा। तो जितने भी 41 IAS थे उसकी जगह हमने 41 इंडेस इशू कर दिए उसके बेस पर। ओके, फिर IFRS आ गए, और IFRS कितने हैं, 16 है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कितने हैं टोटल, 16 है, 16 है। तो हमने उसकी जगह क्या कर दिया, उसकी जगह हमने इंडेस आगे बढ़ाए, और इंडेस 41 तक तो थे ही, उसके बाद हम सीधा आगे 101 तक। यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर IFRS 1 है वो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101 है, जो IFRS 2 है वो हमारा इंडेस 102 है, जो IFRS 3 है वो हमारा इंडेस 103 है, जो IFRS 4 है वो हमारा इंडेस 104 है, जो IFR 10 है वो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 है, जो IFR 16 है वो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 है। तो इंडिया के अंदर जो IFRS अप्लाई किए गए वो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इंडेस के अंदर 101 से होती है, और IAS कहाँ से है, इंडेस 1 से, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो इशू किए गए इंटरनेशनल लेवल पर उसको इंडिया में भी लाया गया, लेकिन IAS नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और वो 101 से स्टार्ट हो गए, और 116 तक जो भी हैं वो सारे के सारे IFRS ही है, बस उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट नया डाला गया, कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज किया गया, कुछ कार्व आउट्स एंड कार्व इन या चेंज इन टर्मिनोलॉजी किया गया। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको समय समय पर नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। ये जो मैं पढ़ाता हूँ ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, अगर आपने इंस्टॉल नहीं करी तो कर दीजिए, बहुत काम की एप्लीकेशन है, ठीक है, और बहुत सेफ एप्लीकेशन है। तो कॉमर्स वाले गुरुजी ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, @ लिखना और सर्च करना आ जाएगा। सॉरी कॉमर्स वाले गुरुजी ये मत करना, बीकॉम के लिए मैंने अलग बनाया है, बीकॉम के लिए मैंने अलग चैनल बनाया है, ये तो 11-12 का है। बीकॉम का भी मैं बता देता हूँ, बीकॉम के चैनल का नाम है टेलीग्राम का, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वो क्या है, CWG फॉर बीकॉम। टेलीग्राम में सर्च बॉक्स में जाके ये लिखोगे ना @CWG फॉर बीकॉम तो आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर देना, वहाँ पर ये नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई बच्चा चाहता है सर आप तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, मुझे तो आपसे पूरा कोर्स करना है वो भी लाइव, तो आप हमको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और हमारा ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी, कॉमर्स वाले गुरुजी, ये हमारी ऐप का नाम है। तो ऐप डाउनलोड कर लो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, डिस्कशन कर दो कोर्स के बारे में, और उसके बाद आप हमसे पेड सब्सक्रिप्शन लेके लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। ओके, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो इंडेस मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो किससे मिलके बने हुए हैं, IAS से प्लस IFRS से, ठीक है। तो वो इंडिया के अंदर उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है ना। तो फॉर नॉर्मल कंपनीज की बात करें भी, नॉर्मल कंपनीज में क्या एप्लीकेबिलिटी है, फिर हम बात करेंगे NBFC की, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की, फिर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की, और फिर इंश्योरेंस कंपनी की, है ना। 4 तरह की कंपनीज होती है। तो इन पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या अप्लाई हो गए या नहीं हुए, क्योंकि नए हैं ये। ओके, तो नॉर्मल कंपनी की बात करें तो इसके अंदर आता है 2 फेज दिए गए, 2 फेज में गवर्नमेंट ने इस पर अप्लाई किया, फेज 1 फेज 2। फेज 1 की बात करें तो 1/4/2015 को वॉलेंट्री था, वॉलेंट्री मतलब स्वैच्छिक, आपकी इच्छा है नॉर्मल कंपनीज की तो इंडेस अप्लाई कर सकते हैं, और इंडेस के हिसाब से अपने अकाउंटिंग कर सकते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। लेकिन 1/4/2016 से मैंडेटरी कर दिया, मैंडेटरी मतलब अनिवार्य कर दिया। लेकिन किसके लिए, नॉर्मल कंपनीज के लिए। नॉर्मल कंपनीज में भी कौन सी कंपनी, वो कंपनी जिसकी नेट वर्थ, ये नेट है बेटा, ठीक है, नेट वर्थ
500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, वो नॉर्मल कंपनी के लिए IFRS या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 अप्रैल 2016 से वॉलंटरी नहीं रहे, मैंडेटरी कर दिए, अनिवार्य कर दिए गए। ओके, अब जो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा जो नेटवर्थ है वो कंपनी है, वो कंपनी खुद, उसकी पेरेंट कंपनी यानी कि उसकी सब्सिडरी कंपनी, पेरेंट मतलब सब्सिडरी मतलब सहायक सूत्रधारी कंपनी, एसोसिएशन उसका सहायक कंपनी और जॉइंट वेंचर भी शामिल था। ओके, फर्स्ट है सेकंड लाया गया, वो लाया गया 1 अप्रैल 2017 को, मैंडेटरी कर दिया गया सभी नॉर्मल कंपनीज के लिए जो लिस्टेड है। लिस्टेड मतलब शेयर मार्केट के अंदर जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसका सूचीयन शेयर मार्केट में हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और भी बहुत सारे। तो उनके अंदर जिस कंपनी का क्या हुआ है, सूचीयन हुआ है, जो कंपनी वहाँ लिस्टेड है, जिस कंपनी के शेयर मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं, उन कंपनी को IFRS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हिसाब से, इंड AS के हिसाब से ही अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। और ये 1/4/2017 से मैंडेटरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा अदर जो अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी मतलब वो कंपनियां जिनका शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, वो ऐसी कंपनियां जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उनके लिए भी कंपलसरी कर दिया गया। ओके, एक बार इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने अप्लाई कर दिए तो फिर आपको हमेशा वही फॉलो करने पड़ेंगे। और NBFC की बात करें, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, NBFC, ये ऐसी कंपनी होती है जो फाइनेंस प्रोवाइड कराती है, लोन वगैरह जो होता है ना वो। तो इन पे फेज़ 1 और फेज़ 2 अप्लाई किया गया। इन पे फेज़ 1 1 अप्रैल 2018 को अप्लाई किया गया और मैंडेटरी कर दिया गया ऐसी NBFC के लिए जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उसमें उसकी पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएशन और जॉइंट वेंचर भी शामिल थी। फिर सेकंड की बात करें तो 1 अप्रैल 2019 से जो लिस्टेड NBFC है, ऐसी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो लिस्टेड है शेयर मार्केट के अंदर, और जो अनलिस्टेड है वो 250 करोड़ वाला मामला है ना, तो उनके लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया फेज सेकंड के अंदर 1 अप्रैल 2019 से। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की बात करें, मतलब बैंक्स आपकी SBI हो गई, PNB हो गई, SDFC हो गई, ICICI बैंक हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, है ना, RBL बैंक हो गई, कोटक महिंद्रा बैंक हो गई, है ना, बहुत सारी, येस बैंक हो गई, बहुत सारी बैंकें हैं। तो उन बैंकों में रीजनल रूरल बैंक को छोड़ करके बाकी पर 1 अप्रैल 2019 को मैंडेटरी कर दिया गया था, यानी RRB रीजनल रूरल बैंक को छोड़ करके बाकी सारी बैंकों को इंड AS अप्लाई करने जरूरी थे 1 अप्रैल 2019 को। पहले ऐसा हुआ था लेकिन बाद में इसको डेफर्ड कर दिया गया। स्टिल डेफर्ड मतलब अभी तक डेफर्ड ही है। डेफर्ड मतलब किसी भी बैंक को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, इंड AS को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। वो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं। और ये कब तक डेफर्ड रहेगा, कब तक पुराने के हिसाब से चलना पड़ेगा बैंकों को, जब तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। ओके, इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो 1 अप्रैल 2021 से सभी इंश्योरेंस कंपनी पर इंड AS जो है मैंडेटरी कर दिए गए हैं, अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो ये था पूरा IFRS क्या होते हैं, IAS क्या होते हैं, इंड AS क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या थे, किसने बनाए, क्यों अप्लाई किए, उन सब का एक सिस्टमेटिक जो है नॉलेज यहाँ पर था इस लेक्चर के अंदर। तो अभी इसमें बहुत सारी स्लाइड्स बाकी हैं, ये देखिए बहुत सारी आगे बाकी हैं, लेकिन इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसका पार्ट 2 आएगा, ये इसका पार्ट 1 था, तो पार्ट 2 में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं, कंटिन्यू वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आप, और लाइव पढ़ना हो तो हमारी ऐप पे आ सकते हैं, वहाँ पर पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है एक रीजनेबल रेट के अंदर। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।